नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और संडे के इस आफ्टरनून में हम मुलाकात कर रहे हैं कार्यक्रम जीवन रोशनी में। और आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत हम ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मविकास के बारे में जानेंगे, यानी कि परिवर्तन और आत्मविकास, आत्म उन्नति कह सकते हैं आप, कैसे हम कर सकते हैं उस विषय के बारे में जानेंगे। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक्सपर्ट। तो आज हमारे मध्य बहुत ही अनुभवी एक्सपर्ट हैं और जो कोटा राजस्थान से ही हैं, हमारे ही इस रंगीलो राजस्थान से। आपने MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MA किया है और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में आपने MSc किया है। आपको बचपन से ही आध्यात्म में गहरी रुचि थी, इसीलिए आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मार्ग चुना। 1995 में आप संस्था के संपर्क में आए और आपने संस्थान से जुड़ने के पश्चात अनेक तरह से समाज के सेवा में जुड़े रहे हैं। 23 वर्ष की उम्र में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। 1999 से आप माउंट आबू राजस्थान संस्था के हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं। यूथ के लिए भी आप उन्हें प्रेरित करते हैं और इसलिए आपने स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा में भाग लिया। आपने 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर भोपाल से रायपुर तक चलने वाली पदयात्रा का नेतृत्व भी किया था। आपने देश के अनेक क्षेत्र में जाकर संस्थानों एवं कंपनीज, आर्मी, BSF, CRPF आदि में 400 से अधिक व्याख्यान भी दिए हैं। तो वैसे बहुत सारे विषयों पर भाई जी मार्गदर्शन देते हैं, जैसे आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग की बात करें, स्ट्रेस फ्री बिजनेस और स्पिरिचुअल लाइफ फॉर सक्सेस, पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ मेडिटेशन, हार्मनी इन रिलेशनशिप, सेल्फ एम्पावरमेंट, एंगर फ्री लाइफ हो, स्लीप मैनेजमेंट हो या फिर मैनेजिंग चैलेंजेस हो। इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं और हम समय प्रति समय ज़रूर रेडियो मधुबन पर उनके अनुभवों को साझा करेंगे। लेकिन आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत रोशनी डालेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मविकास के ऊपर। भाई जी, आपका बहुत 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 स्वागत है आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत। राज सिंह भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का आपने निमंत्रण दिया जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो अपने विचार है मैं श्रोताओं के साथ में शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये हमारा भी सौभाग्य है और इतने अनुभव है आपको जीवन में, और जो आप जगह जगह जाते हैं और बहुत सारे यूथ के साथ आप कन्वर्सेशंस करते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मविकास। तो लोग कहते हैं कि ये बदल दो, वो बदल दो, आदतें बदल दो, ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको क्या लग रहा है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव है, ये सहज है क्या? बदलाव तब तक कठिन रहता है जब हम दूसरों के प्रेशर से चलते हैं, लेकिन जब खुद में जागृति आती है, खुद में अवेयरनेस आती है, तो बदलाव सहज है जी। तो वो जागृति हम कैसे ला सकते हैं? वो जागृति हम आत्मविश्लेषण से ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जो चेंजेज होते हैं कुछ समय के लिए होते हैं, वो प्रेशर होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे वो प्रेशर हटता है तो हम चेंज जो भी लाते हैं अपने अंदर वापस फिर वहीं आ जाते हैं, पूरी तरीके से चेंज नहीं कर पाते हैं जी। तो अगर उसको चेंज करना है तो हमें प्लेजर अपनाना पड़ेगा, यानी खुशी से हमें चेंज करना है। क्योंकि जो भी चुनौतियां हैं या जो समस्याएं हैं हमारे लाइफ के अंदर, सिचुएशंस है, उसके लिए हम खुद जवाबदार हैं। जब ये हम अगर समझ लेंगे तो बदलाव सहज हो जाएगा जी। ओके, तो जो आत्म विश्लेषण की बात आप कह रहे हैं, या खुद अपने आप को समझे या अपना लॉजिक इस्तेमाल करे, तो उसके लिए क्या खुद के साथ बैठना पड़ता है हमको? ज़रूर खुद के साथ ही बैठना पड़ता है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर विल पावर कमी होगी। उसके अंदर पता है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, इसको मुझे चेंज करना चाहिए। क्या ऐसे संस्कार, कड़े संस्कार है जो मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन बदलते नहीं है, और उस चीज़ की उसको नॉलेज भी है। जैसे कि कोई व्यक्ति व्यसन करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से लिखा भी होता है कि शरीर के लिए हानिकारक है, वो पढ़ता भी है और उस चीज़ का उसको नॉलेज है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और वो छोड़ना भी चाहता है।
तो 5 दिन 10 दिन छोड़ भी देता है, फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसे प्रसंग आते हैं, सोसाइटी में जाता है, शादी समारोह में जाता है, कोई ना कोई ऑफर करता है, फिर पी लेता है। तो उसका वो एडिक्ट हो गया, आदी होने के कारण वो चेंज नहीं कर पाता है। तो जब वो खुशी से करता है कि ये वास्तव में मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो उसके अंदर चेंजेज आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि व्यक्ति की विल पावर ख़त्म हो गई जी। जब विल पावर नहीं है तो हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते। बिल्कुल, तो विल पावर बढ़ाना होगा। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमें खुद में कुछ बदलना चाहिए, और पर उस बदलाव को अमल में लाना मुश्किल लगता है। जैसे आपने कहा अभी कि आत्मविश्लेषण की ज़रूरत है। आपने अपने जीवन में ऐसा कौन सा समय देखा जब बदलाव की समझ तो थी पर उसे लागू करना मुश्किल लगा होगा आपको? मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा ही था, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही था कि हमारे परिवारों में व्यसन को नॉर्मली समझा जाता है जी। तो इस तरह से हम करते थे व्यसन वगैरह भी, और अंदर से कहीं ना कहीं महसूस होता था कि ये अच्छी चीज़ नहीं है जी। जो हमारे शरीर को नुकसान कर रही है। और उसके कारण जहाँ भी हम जाते थे सोसाइटी के अंदर तो लोग हमें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे कि ये तो इस तरह का व्यसन करते हैं। तो हम चाहते थे कि ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए, लेकिन वही होता था कि जब भी दोस्तों के साथ जाते, कहीं ना कहीं पिकनिक होता या पार्टी होती, उसमें लोग ऑफ़र करते थे, फिर हम उसको ले लेते थे। लेकिन जब हम संस्थान से जुड़े और संस्था में एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई जाती है, वो है मेडिटेशन। उस मेडिटेशन से हमारे अंदर अवेयरनेस आई और उससे मेरे अंदर वो चेंजेज आने लगे। जी। तो मेडिटेशन से हम कोई भी व्यसन की जो अगर आदी हैं तो उससे परिवर्तन कर सकते हैं। ना केवल व्यसन की बात कह रहा हूँ कि आज की दुनिया में आप देखा हो समाज के अंदर रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के अंदर अभी ट्रस्ट नहीं रहा है। हम तुरंत ईगो नेचर हमारा बढ़ गया है, अभी झुकना पसंद नहीं करते हैं और जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो है जी। और गुस्सा कंट्रोल करने की हमारे अंदर ताकत तो है, लेकिन हम ये नहीं देखते कहाँ हमें गुस्सा करना चाहिए। जैसे कि मान लो हम देखते हैं गुस्सा हमेशा वहीं आता है जो हमसे कमज़ोर होता है जी। मान लो मैं कहीं रोड पे जा रहा हूँ, सामने से कोई बाइक वाला आया, स्पीड से बाइक चलाई, तो उसका बाइक गड्ढे से कीचड़ निकला, मेरी शर्ट पे लग गया, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको गाली दे दी। सामने वाला भी गुस्से वाला ही था जी। उसने मुझे गाली दे दी, मेरे को और गुस्सा बढ़ गया, मैंने 1-2 थप्पड़ लगा दी, उसने मुझे लगा दी। बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई कि पुलिस कंप्लेन वगैरह, पुलिस वाले ने मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जी। जेल में जाने के बाद वहाँ पुलिस वाले, कैदी और जेलर उससे ज़्यादा और गंदी गाली देते हैं, तो वहाँ हम सहन करते ही नहीं करते। इसका मतलब गुस्सा तो वहाँ भी आता है, लेकिन वहाँ हमने कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि अभी 2 महीने की सज़ा मिली, अगर गुस्सा करेंगे 2 की 4 भी हो जाएगी, 4 की 10 साल भी हो जाएगी। तो हम कंट्रोल तो करते हैं, यानी ऊपर वाले ने हमें कंट्रोल करने की ताकत दी है जी। लेकिन हमें कहाँ कंट्रोल करना चाहिए। यदि मैं यही गुस्सा कंट्रोल कर लेता तो मुझे जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, हर एक के जीवन में ऐसी बातें आती है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ही विल पावर चाहिए जी। जब हमें पता पड़ जाता है कि ये गुस्सा कैसे कंट्रोल हो सकता है, उसके लिए जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं, मेडिटेशन की पावर मिलती है, तो वो अपना धीरे धीरे मन शांत होने लग जाता है। ओके, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि कंट्रोल करना हमें आता है, लेकिन वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है फिर कई बार। आपसे जानना चाहेंगे जो आत्मविकास या आत्मविश्लेषण है, तो उसमें आत्मविकास मतलब कैसे करते हैं हम, क्या क्या विकास होते हैं अपनी अंतरात्मा में? सबसे पहले आत्मविकास मतलब ये कि खुद के बारे में जानना, क्योंकि दुनिया में जो जितने भी झगड़े हो रहे हैं, पारिवारिक झगड़े हो, सामाजिक झगड़े हो या धार्मिक झगड़े हो, वो सब बॉडी कॉन्शियस में होते हैं। एक दूसरे को शरीर के रूप में ही हम लोग देखते हैं, ये स्त्री है या पुरुष है या काला है, गोरा है या इस धर्म का है, तो शरीर को ही देखते हैं और शरीर के साथ देख करके ही व्यवहार करते हैं जी। आत्मविश्लेषण में क्या है कि हम शरीर से अलग हो जाते हैं, आत्म कॉन्शियस हो जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस से हटके। इसको सिंपल शब्दों में कहें, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, अगर मोबाइल के अंदर में जो सिम कार्ड होता है, तो सिम जब मोबाइल ख़राब हो जाता है तो मोबाइल चेंज करते हैं, सिम दूसरे मोबाइल में चला जाता है। तो वैसे ही परमात्मा ने हमारे इस मोबाइल में सिम डाल के दिया है, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें आत्मा। तो ये मोबाइल जैसे ही पुराना होता है, परमात्मा क्या करते हैं, इसमें से सिम निकाल लेते हैं, यानी आत्मा निकाल देते हैं
और नए मोबाइल में डाल देते हैं। जी। तो नए मोबाइल एक छोटा सा बच्चा उसमें चला जाता है, इसलिए आपने देखा हो कई बच्चों को पिछले जन्म की यादगार रह जाती है, याददाश्त रह जाती है। वो याददाश्त कौन लेके आता है? शरीर तो उसको जला देते हैं या दफना देते हैं, तो याददाश्त तो उसी में यानी वो आत्मा ही लेके आती है। तो जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो अपने आप ही आत्मबल मिलने लग जाता है। जी बिल्कुल। तो ये समझने के लिए टाइम लगता है या फिर कैसे करते हैं? समझने में टाइम लगता है, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। जैसे हम ड्राइविंग करना सीखते हैं तो पहले किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ता है, एक बार वो सिखा देता है, लर्निंग लाइसेंस हम लेते हैं, 15 दिन 1 महीने बाद जब हम धीरे धीरे सीख जाते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर हमें इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर रोड पे हम ड्राइविंग करने लग जाते थे। वैसे ही ये मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि एक बार हमें सीखना पड़ता है जी। वो टाइम देना पड़ता है, 15 दिन 20 दिन। जब एक बार हमें अभ्यास हो जाता है कि मेडिटेशन हम कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे हम व्यवसाय कर रहे हों, चाहे घर पे हों, कहीं पे भी एक बार हमें आइडिया मिल गया कि ऐसा मेडिटेशन किया जाता है तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे ये सिखाया जाता है? जी जी, कहीं पे भी इंडिया में हर जगह सिटी में हमारी ब्रांच होती है, कहीं पे भी जाके उसका अभ्यास कर सकते हैं। जी भाई जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कभी कभी बदलाव की प्रेरणा भीतर से भी आती है और कभी बाहर की परिस्थितियां मजबूर करती है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा बदलाव रहा जो बाहरी स्थिति के कारण करना पड़ा और आपने कैसे अपनाया इसको? हम कई बार महसूस करें कि ये बदलाव करना चाहिए, लेकिन अंदर में ईगो ऐसा होता है तो हम वो झुकते नहीं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो वो लोग क्या कहेंगे उसके कारण ही हम बदलना नहीं चाहते हैं। अगर मैंने अपने अंदर से संस्कार बदल लिया तो लोग मेरा उसका मिसयूज करेंगे, तो हम चेंज नहीं कर पाते। लेकिन ये भी महसूस करते हैं अगर मेरे ये संस्कार अगर चेंज नहीं किए तो मेरा खुद का मिसयूज होगा, मेरे अपने शरीर को नुकसान होगा, अनेक बीमारियां हमें घेर लेती है, अनेकों लोगों से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, चाहे हम बिजनेस करते हों, चाहे हम जॉब करते हों, या लोगों से जब भी हम कनेक्शन में आते हैं तो हमारे स्वभाव संस्कार के कारण बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जी। तो ये हमें झुकना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी के आगे तो हम झुकते ही हैं और अपने आप को हम चेंज लेके ही आते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे ईगो की बात आप कह रहे हैं कि आजकल हर किसी के अंदर छोटे मोटे हो या फिर बड़े बड़े ईगो है, और ईगो के कारण भी कई बार हम देखते हैं कि देश के भी लड़ाई लग जाती है, परिवार में भी हम लड़ाई कर लेते हैं, आपके संबंध जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस ईगो को कैसे छोड़ सकते हैं हम, क्या साधना करें इसके लिए? ईगो के लिए सबसे पहले अपने लिए वार्तालाप करें, खुद के बारे में जानें कि हम इस दुनिया में कितने समय के लिए आए हैं। जी। कोई 5 साल के लिए आया, कोई 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आया। अगर एवरेज मान भी लें कि तो 80 90 100 साल तक का ही रहता है। 100 साल पहले मेरा कहीं और रिलेशन था और अगले 100 साल के बाद भी कहीं और रिलेशन होगा। तो जिनसे भी मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ तो मैं कितने समय तक कर सकता हूँ। जी। जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम स्लीपर कोच में बैठते हैं तो सीट को अपना ही समझ के बैठते हैं कि मेरी, और उसके लिए कई बार देखा अक्सर हम लड़ाई भी कर लेते हैं। जी। जबकि पता है ये हमारी जर्नी 8 दिन 8 घंटा या 2 दिन या 4 दिन की है, लॉन्ग रूट पे भी हम जाते हैं, एक दिन तो उसको छोड़ना ही होता है। तो जब हमें ये रियलाइज हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, 1 रात की बात है, 2 दिन की बात है, उसके बाद तो हम उतरेंगे, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, झुक जाते हैं, कोई बात नहीं आप बैठ जाओ, एडजस्ट कर लेते हैं। जी। तो वर्तमान समय की आवश्यकता है कि हमें सामने वाले को भी समझ के एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि हम आज आत्मविश्लेषण के बारे में, आत्मविकास या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि कंट्रोलिंग पावर, या फिर जब हम समझ जाते हैं अपने बारे में, अपने से बात करते हैं, तब हमें गुण अपनाना सहज लगता है। कोई भी अगर नकारात्मक चीज़ है ना, वो हम जल्दी अपना लेते हैं, या फिर हम नकारात्मक बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब बात सकारात्मक गुण अपनाने का है, जैसे धैर्य है, विनम्रता है, तो उसके लिए शायद हम कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें हार का सामना करना पड़ता है। तो वो संघर्ष क्यों हमें फेस करना पड़ता है? क्योंकि हम तो चाहते हैं अच्छा बनना, लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो कैसे किया जाए? इसमें ऐसा होता है कि हमें धैर्यता और नम्रता का गुण हम चाहते हैं लेकिन नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से वो आ जाता है। जी। नहीं लाएंगे तो भी मजबूरी में लाना ही पड़ता है। जी। क्योंकि आज का जो वातावरण में जो हो रहा है उसका एक कारण ये भी है कि हमारे अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बहुत आ रही है। जी। और वो सोच को बहुत डाइवर्ट करती है। सुबह से लेकर रात तक हमारे सामने जो चीज़ें आती है,
चाहे हम टीवी चैनल के माध्यम से देखते हैं या हम रेडियो के माध्यम से सुनते हैं जी, या फिर अखबार के माध्यम से, तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होने के कारण हमारी पूरी जो लाइफ स्टाइल वो नेगेटिव होती जा रही है। समझो एक एग्जांपल है कि लोग अखबार में कई बार पढ़ते हैं कि मेरी राशि में क्या लिखा हुआ है जी, समझो मेरी राशि तुला है, उसमें लिखा हुआ है कि आज आपका दिन ठीक नहीं है, थोड़ा सोच समझ के चलिए, कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ घट सकती है। तो सुबह सुबह मैंने कौन से विचार क्रिएट किए? नेगेटिव ही किए। तो वो विचार जो बार बार रिपीट होते हैं, सुबह हो गया, दोपहर हो, रात होते होते छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे यही एक्सीडेंट होता है मुझे याद आता है कि मेरा राशि में ऐसा लिखा हुआ था, अगर वही राशि में रात को सोते वक्त पड़ता तो कम से कम मेरा दिन ठीक निकलता। तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजी में कहा जाता है किसी भी विचार को आप बार बार रिपीट करेंगे तो शक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो सुबह अगर हमने ऐसे नेगेटिव विचार कर लिए तो दिन भर में हमारे सामने वो सिचुएशन वैसी आती ही जाती है। विचारों से ही वायुमंडल क्रिएट होता है। जैसे आज मोबाइल में देखें आप, कोई भी अगर रील्स देख रहे हो, चाहे फनी रील्स देख रहे हो, चाहे कोई रेसिपी बना के रील्स देख रहे हो, तो क्या होता है, बार बार वही रील्स आती रहती है जी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर हमने सुबह से ही नेगेटिव वातावरण क्रिएट कर लिया तो हमारे सामने जो एनवायरनमेंट में जो यूनिवर्स है वो हमें नेगेटिव चीज़ें ला के देती रहेगी और बार बार वो उसी को इमर्ज करती रहेगी। ओके, तो रील्स की तरह है, इसलिए सुबह उठ करके पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपने देखा हो अक्सर हम जब सुबह उठते हैं और कोई हमें अपना मनपसंद कोई गीत याद आ जाता है, चाहे हमें गीत अच्छा गा नहीं पाते हैं, बाथरूम में हम गुनगुना रहे हैं, एक बार गीत अगर हमने मन ही मन गुनगुना रहे तो फिर क्या होता है, दिन भर में वो रिपीट होता रहता है, अपने आप ही वो याद आता रहता है। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर हम सुबह सुबह अच्छी बातें सोच लें, देख लें, इसलिए कहते पता नहीं आज मैंने किसका मुंह देखा था, मेरा दिन भर खराब गया। तो सुबह सुबह ही अगर हम परमात्मा का मुंह देखें या भगवान को याद करें तो मेरा दिन अपने आप ही अच्छा जाएगा। जी जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक अल्पविराम लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे कार्यक्रम जीवन रोशनी में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए। त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9414152250 या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल। मावजत हॉस्पिटल का 24/7 पॉली ट्रॉमा सेंटर अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार है। ICU, सर्जरी और इमरजेंसी टीम सब एक ही छत के नीचे। हादसे में देरी न करें, मावजत हॉस्पिटल तुरंत पहुंचे। अभी तुरंत कॉल करें मावजत हॉस्पिटल 9558200020 या 9558600600। रास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। पूछती है ये धरा, पूछता आकाश है,
नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। वेलकम बैक। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी और आज जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत राज सिंह भाई जी हैं और आज हम उनसे मोटिवेशन ले रहे हैं, इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी जान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अक्सर हम मूल्यों को लेकर के चर्चा करते हैं, लेकिन उन मूल्यों को जीवन में अपनाने में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहते तो हैं कि उन मूल्यों को एक्सेप्ट किया जाए, अपने अंदर धारण किया जाए, लेकिन कैसे हम उस बदलाव को एक्सेप्ट करें, बदलाव को कैसे अपनाएं, वो कई बार हमें कठिन लगता है। तो आज इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं राज सिंह भाई जी। और आप जैसे शांतिवन परिसर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं अपने 1999 से और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कई जगहों पर कॉरपोरेट ऑफिसेस में देश विदेश में आप अपनी सेवाएं देते हैं। अपने वक्तव्य के माध्यम से अनेक युवाओं को आप प्रेरणा देते हैं। तो भाई जी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। जी तो भाई जी, जैसे ब्रेक से पहले आपने बहुत सारे बातों पर गौर किया और हमें बताया कि कैसे हम आत्मविकास को अपनाएं और कैसे आत्मविश्लेषण करें और जो हम अपनाना चाहते हैं जीवन में उसे अपना सकते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन में कौन कौन इंस्पिरेशन है, किन से आप सीखते हैं या आप चाहते हैं कि उनके जैसे बनना है और उनके गुण फिर धारण करते हैं? हमारे जीवन में तो जैसे कि हम संस्था से जुड़े हैं, तो यहाँ पे मेरी जो लाइफ के प्रेरणा स्रोत है कि कुछ समय पहले मैं ज्ञान सरोवर में था, तो हमारी दादी जी थी, मनोहर दादी जी, तो उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणाएं ली और बहुत उन्होंने पालना की जी। उसके बाद दूसरे प्रेरणा स्रोत मेरे आदरणीय निर्वीर भाई जी थे जी, जिनसे मैं आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर उनसे मिलता था और उनके जो गुण प्रैक्टिकल में उनको देखता था कि कितनी उनके अंदर पैसेंस है और कितने विनम्र है, कितना निर्माण है। तो मैं हमेशा यही ट्राई करता था कि ये वैल्यूज हमारे अंदर आना चाहिए और ट्राई करते हैं जितना हो सके हमारे अंदर उसको अप्लाई करने का। जी तो भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि हमारी उम्र हो गई। आप बोले कि आपने दादियों से भी बहुत कुछ सीखा। आदरणीय निर्वीर भाई साहब भी 80 दशक पार कर चुके थे, तब उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, लेकिन वो सीखते भी रहते थे। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि अब बदल के क्या करेंगे, वो क्या बदलना है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँ कि वर्तमान जो परिवेश है बहुत तेज़ी से बदल रहा है जी, और उसके साथ साथ हमें बदलना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना ज़्यादा है, अगर हम मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते तो मार्केट में आउटडेट हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो जी। तो हमें निरंतर बदलने का प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हर कोई अपने अपने मस्त था। आज पूरा विश्व एक गाँव की तरह हो गया, तो पूरा विश्व में एक तरह से कंपटीशन है, मार्केट में सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो बाहरी रूप से भी हमें बदलाव करना पड़ता है और आंतरिक रूप से भी बदलाव करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं चीज़ों में क्वालिटी हो गई है लेकिन वैल्यूज में हम डाउन हो गए। आज आप मोबाइल से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें देखो, एक से एक अपग्रेड होकर आ रही है, एक से हाई क्वालिटी की चीज़ें आ रही हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें आ रही है, लेकिन अंदर में वैल्यूज हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं। वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमने देखा जो दादा दादी के अंदर जो सहन शक्ति थी वो हमारे माता पिता में नहीं है जी, और जो सहन करने की ताकत हमारे माता पिता में थी वो हमारे में नहीं है जी, और जितनी हमारे में वो हमारे बच्चों में नहीं है। तो इसका मतलब यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं वैल्यूज से हम डिग्रेड होते जा रहे हैं। चीज़ों में भले हमने अपग्रेड कर लिया है, हर चीज़ों में भौतिकवाद के रूप से हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम कमज़ोर होते जा रहे हैं जी। तो इसके लिए कोई उम्र कोई मायने नहीं रखती है, चाहे आपकी एज जितनी भी हो, वैल्यूज़ के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपने एमए कर लिया, बीए कर लिया, उसके लिए आपको मार्कशीट मिल जाएगी सर्टिफिकेट, लेकिन वैल्यूज़ तो हमेशा ही चाहिए जी। चाहे आप 50 साल के हों, चाहे 70 साल के हों, चाहे 80 साल के हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप रिटायर हो, तो वैल्यूज़ को आप जब भी अप्लाई करेंगे हमेशा उस वैल्यू का फ़ायदा आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। और वैल्यूज़ को अपनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप क्या करना चाहिए हमको? वैल्यूज़ की सबसे पहले वैल्यूज़ समझना पड़ेगा।
समझ कि इस वैल्यूज़ को हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन में फ़ायदा क्या क्या है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आदमी के जो वैल्यू है ना उसके वैल्यू के कारण ही होती है। जैसे कि गिलास के अंदर पानी भरा है, उसकी कीमत 20 रुपये है, जी उसमें से पानी निकाल दिया हमने, दूध डाल दिया, उसकी कीमत 50 रुपये होगी। जी उसमें से दूध निकाल दिया हमने, घी डाल दिया, कीमत 100 रुपये होगी। उस गिलास में से हमने घी निकाल दिया, उसमें चांदी के टुकड़े डाल दिए, उसकी कीमत हज़ारों में होगी। जी उस गिलास में से चांदी के टुकड़े निकाल दिए, गोल्ड डाल दिया, कीमत लाखों में होगी। हमने उसमें से गोल्ड निकाल दिया, डायमंड डाल दिया, कीमत कितनी होगी? करोड़ों में करोड़ों में। तो वैल्यू किसकी है? गिलास की नहीं है। वैल्यू किसकी है? उसके अंदर क्या भरा हुआ है। राइट तो वास्तव में हम जो भी दिखते हैं, पर्सनालिटी वाइज कितनी भी अच्छे दिखते हो, हैंडसम दिखते हो या जो भी हमारा है, लेकिन पहचान अंदर में क्या भरा है उससे होती है। अगर हम गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, तो हम कितने भी अच्छे दिखते हैं, लोग हमारे संपर्क में आना पसंद नहीं करेंगे। जी लोग दूर भागना पसंद करते हैं। तो हमें वैल्यूज़ को अप्लाई करना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, तो वैल्यूज़ को अपनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोग हमारे वैल्यू करेंगे और अपने अंदर कितने वैल्यूज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग हमें किस तरीके से वैल्यू करते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे भी आप समझ सकते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि आंतरिक बदलाव हम करेंगे तो हमारे आसपास के जो रिश्ते हैं वो ठीक हो जाएंगे और माहौल ठीक हो जाएगा। तो लेकिन कर नहीं पाते हैं। मान लीजिए हम नहीं गुस्सा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसका क्या सबसे पहले रीज़न है और इससे कैसे हम अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं? कईयों का ऐसा नेचर होता है कि उनको बार बार गुस्सा आता है, तो उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि गुस्से को पोस्टपोन करना सीखें। जब भी गुस्सा आए तो अपने आप से बात करें कि इसको मैं 2 घंटे बाद जवाब दूंगा, 4 घंटे बाद जवाब दूंगा। जी जब 4-5 घंटे निकल जाते हैं तो अपने आप ही अपने को रियलाइज होता है कि मुझे अभी गुस्सा नहीं करना है, कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें गलती है। तो उसको फिर थोड़ा सा अपनी सोच अच्छी चलने लग जाती है। तो अपने आप को पोस्टपोन करना सीखें। जी कोई गलती करता है, आप जिसने गलती कर दी है तो उसको तुरंत डांटेंगे तो रिएक्शन भी आएगा, लेकिन उसको कुछ समय दे करके फिर उसको आप प्यार से समझाएंगे, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो हम गुस्सा ना करके, हमारे पास दूसरे रास्ते भी होते हैं जी जिस रास्ते से हम किसी व्यक्ति को हम ठीक भी कर सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं। जी भाई जी, जैसे आप कह रहे थे कि जो जनरेशन गैप की बात, कि हमारे दादा दादी सहन ज़्यादा कर पाते थे और आज हम देखो ज़्यादा नहीं कर पाते। कई बार हमें अपने बड़ों से बहुत ताना सुनने को मिलता है या फिर हम कह देते हैं कि आज के बच्चे या जनरेशन। तो ये जो जनरेशन गैप और जो भी चीज़ें चल रही हैं आसपास, उससे हम कैसे उन बदलाव को एक्सेप्ट करें, क्या सोचें? आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड है लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूज़ कम होते जा रहे हैं। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, एक होता है बेसिक फ़ोन, तो बेसिक फ़ोन की बैटरी बहुत होती है, लंबे टाइम चलती है। और एक होता है स्मार्टफोन, उसकी बैटरी कम होती है लेकिन उसमें ऐप होता है, काफ़ी कुछ टैलेंट होता है। वैसे ही आजकल के बच्चे, उनमें टैलेंट बहुत होता है लेकिन उनकी बैटरी लाइफ कम होती है, जी वो चलती कम है। थोड़ा सा भी कुछ बोलते हैं इसलिए उनको टच करना पड़ता है। तो दुनिया में लोग मार पीट के टच करते हैं, उससे कोई आगे नहीं बढ़ते, उससे तो बैटरी डाउन हो जाती है। तो उसको पावर मतलब दबाना नहीं, पावर मतलब इंस्पायर करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको सही और गलत क्या है उसका गाइडेंस देना, प्यार से समझाना। जो बात हम गुस्से से समझाते हैं उसको हम प्यार से भी समझा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी पहले के ज़माने में टीचर्स भी मारते थे और पहले पेरेंट्स भी मारते, आजकल तो गवर्नमेंट के कानून बन गए कि आप मार नहीं सकते हैं। जी इसलिए मजबूरी में अपने आप को हम दबा करके उनको प्यार से दिखावे के लिए रूप में थोड़ा सा उनको समझाते हैं। लेकिन दिल से अगर हम समझाएंगे, दिल से गाइडेंस की भावना है, तो वो अपने आप समझेंगे। जी। कई बार हम सोचते हैं कि हम कल से फास्टिंग करेंगे, वेट लॉस के लिए डाइटिंग करना शुरू करेंगे। कई बार सोचते हैं कि कल से हम ये आदत अपनाएंगे, लेकिन नहीं कर पाते, कल करके नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे फिर बदलाव को ला सकते हैं हम? उसका रिप्लेसमेंट क्या है? कल के चक्कर में हम रहते हैं और कल कभी आता नहीं है। वो हम जितना भी करें, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि रोज़ आप इतना फिजिकल एक्टिविटी करो, अगर हम एक दिन नहीं होता हम उसको लिए फिर बोलते हैं आज नहीं हुआ तो कल भी क्या कर लेंगे। तो हफ्ता में अगर आप 8 दिन नहीं वॉकिंग कर सकते तो 4 दिन करो, 4 से 5 भी हो जाएगा, 5 से 6 दिन भी हो जाएगा। तो फिटनेस अगर जैसे लेके आते हैं तो उसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, अपने अंदर अनुशासन चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो अवगुण व्यक्ति के अंदर वो है आलस। क्योंकि आलस और अलबेलापन जिसके अंदर आ गया वो जीवन में कभी विकास नहीं कर सकता। इसलिए अपने आप से बात करना सीखना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़े। अक्सर यही हम कहते हैं कि इसको कल से करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ के लिए माइंड हमारा ऐसा प्रोग्राम देता है कि इसको कल से करना है, और बुरी चीज़ के लिए हम कहते हैं जी तुरंत कर। जी मान लो कोई व्यक्ति कहता है मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ, ये अच्छी नहीं, मेरे को एसिडिटी होती है, तो कहता है कि कल से छोड़ेंगे।
वो कल आता नहीं, फिर कल से उसको हम आगे पोस्टपोन करने लग जाते हैं। और जब भी हम छोड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो वही चीज़ें सामने आती हैं। जी। जिस दिन आप कॉफ़ी छोड़ने की कोशिश करेंगे, चाय छोड़ने की कोशिश, तो सामने वाला कॉफ़ी बना के लेके आ जाएगा, तो हम सोचते हैं आज पी लेते हैं। तो हमारे अंदर जब तक दृढ़ता नहीं होगी कि मुझे कुछ भी हो जाए इतने 1 महीने 2 महीने तक नहीं करना है, तो कोई भी बुरी आदतें छोड़ने के लिए 21 दिन चाहिए। 21 दिन या 30 दिन तक हम रहते हैं तो अपना आप धीरे धीरे बुरी आदत जो है आदत पड़ जाती है कि वो आदत छूट गई मेरी, और हमने देखा, ऐसा महसूस किया कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल। और स्मॉल स्टेप्स लेना चाहिए, और आपने कहा कि दृढ़ता के साथ चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो दृढ़ता कई बार हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा इधर उधर सोच लेते हैं, या फिर जैसे आपने कहा दोस्तों ने आज ही दे दी, परीक्षाएं आती रहती है, ऐसा क्यों होता है आपसे जानना चाहेंगे। जब हम मान लीजिए बुरे काम कर रहे थे तब हमें कोई चैलेंज ही नहीं करता था, लेकिन जब हम अच्छाई के रास्ते पे चल पड़ते हैं, कुछ अच्छा गुण धारण करने की कोशिश करते हैं, तभी एग्जाम्स क्यों आते हैं। एग्ज़ाम्स इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वीकनेस होती है, और जैसे दुनिया में कहा जाता है कि अच्छी चीज़ के लिए किसी के पास जाना पड़ता है। जैसे दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, शराब बेचने वाले को घर नहीं जाना पड़ता है, उसके पास सब लेने जाते हैं। जी। तो अच्छी चीज़ के लिए लोगों को मोटिवेशन करना पड़ता है, उसके फ़ायदे बताने पड़ते हैं। बुरी चीज़ तो अपना आप ही आ जाती है, उसके लिए कोच नहीं करना पड़ता, कोचिंग देने वाले बहुत लोग होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, फिर हम अंतिम मोड़ पर पहुँचेंगे और भाई जी से जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन और आत्मविकास के और कुछ पहलुओं के बारे में। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस है तो हमें 94 14 15 14 15 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं।
आप सभी का स्वागत है जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज हम बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, आत्मविकास के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हमारे मध्य राज सिंह भाई जी हैं और उन्होंने बहुत कुछ बातें, टिप्स हमें बताया कि कैसे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, मेडिटेशन से कैसे हमें हेल्प मिलेगी, और परिवार में अगर कलह है, कलेश है, लेकिन उसका मुख्य कारण क्या है, और कैसे हम ईगो को साइड में रख करके अपने रिश्तों को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, और आत्मविश्लेषण के लिए खुद से कैसे बात करें, इन सब विषयों के बारे में भी हमने जाना। तो आइए आगे बढ़ते हुए भाई जी से हम जानना चाहेंगे कि भाई जी, जब खुद को टाइम देने के बाद आप कह रहे हैं, तो ज़्यादातर देखते हैं महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय देती हैं और खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए खुद के लिए टाइम निकालना कितना ज़रूरी है? खुद के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर खुद के लिए टाइम नहीं देंगे तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी और मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी जी। और उसका इम्प्रेशन आपके बच्चों पे भी जाएगा और फैमिली पे भी जाएगा। क्योंकि महिलाएं जो एक परिवार का ध्रुव होता है, केंद्र बिंदु होता है, अगर वो ही डिप्रेशन में रहेगी, टेंशन में रहेगी, गुस्सा करेगी, तो उसका असर बच्चों पे भी आएगा। और बच्चे बड़े होकर के वो माता पिता से वही सीखते हैं। फिर हम उनको डांट नहीं सकते, भाई गुस्सा मत करो, वो यही कहेगा कि आप भी तो करते हो, है ना। पिताजी को भी यही करना पड़ेगा, पिताजी को सबसे पहले खुद को व्यसन छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कह नहीं सकते कि आप ये मत करो, ये गंदी चीज़ है। खुद व्यसन करते हैं और बच्चों को हम चाहते हैं बच्चे ना करें, तो बच्चे सीखेंगे। चाहे मोबाइल भी चला रहे हो तो मोबाइल हम रात भर चलाते फिर बच्चों को मना करते हैं। और आजकल हमने देखा है कि मैं कई जगह प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे रात भर मोबाइल देखते हैं और मोबाइल के कारण उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। और यहाँ तक कि बच्चे इतने सेंसिटिव हो गए, किसी से आप मोबाइल छुड़ा लेंगे तो डिप्रेशन में चला जाता है जी। कई लोगों ने सुसाइड भी किया हुआ है। तो बेहतर ये है कि उनको मोबाइल, ज़्यादा छोटे बच्चों को मोबाइल कम से कम दें, और देना है तो उसकी लिमिट रखें, और उनको उस चीज़ के बारे में जानकारी दें और अच्छे से गाइडेंस करें। पहले खुद करेंगे तो हमें देख के बच्चे भी करेंगे। जी बिल्कुल, और हम खुद नहीं करके बोलेंगे तो उसका असर नहीं पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे, बदलाव करने के लिए हमें कौन से ऐसे 3 ज़रूरी बातों के ऊपर गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चेंज लाना ही अपने लिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना, जो सिचुएशन आपके सामने रखना चाहूँगा जी। कि जैसे आप जॉब करते हैं और जहाँ जॉब करते हैं आपका बॉस ठीक नहीं है, आपको किसी ना किसी कारण से आपको अपमानित करता है, गाली देता है या इंसल्ट करता है, तो उसका समाधान क्या है? पहला समाधान तो ये है कि आप उसको, बॉस को डरा धमका के चुप करा दो, कुछ भी ऐसा बोल के वो डर जाए। दूसरा समाधान है कि आप जॉब छोड़ दो। तीसरा समाधान है कि आप खुद को चेंज कर लो। सहज कौन सा है? खुद को चेंज कर, क्योंकि आप कब तक जॉब छोड़ेंगे? 2 जगह 10 जगह छोड़, हर जगह ऐसे ही मिलेगा। ऐसे ही फैमिली में आप देखो, पत्नी के साथ में, पति के साथ में आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर झगड़े होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो पहला समाधान क्या है कि उसको डरा धमका के चुप करा दो। दूसरा समाधान है कि आप डिवोर्स ले लो, ब्रेकअप कर लो उससे। तीसरा समाधान है कि आप खुद को चेंज कर लो। तो सहज कौन सा है? खुद को चेंज करना। खुद को चेंज करना, लेकिन दुनिया में आज तो लोग ज़्यादा डिवोर्स ही देते हैं। डिवोर्स देते हैं, पर वो कब तक लेंगे? आदमी 2 साल एक छोड़ेगा, दूसरा पकड़ेगा, 8-10 डिवोर्स लेने के बाद व्यक्ति की खुद की वैल्यू नहीं रहती, खुद की अपनी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है जी। तो कहीं ना कहीं एक जगह आके आपको बदलना ही पड़ता है। आपने 2 शादियां कर ली, 3 शादियां कर ली, तो किसी ना किसी के आगे झुकना ही पड़ता है। और ये ब्रेकअप होता है इसीलिए कि हम यही सोचते हैं कि सामने वाला खराब है, मैं ठीक हूँ। हम खुद को बदल नहीं चाहते। हम ये नहीं देखते कि मेरे गुस्से के कारण, मेरे चिड़चिड़े स्वभाव के कारण, मेरी नेगेटिविटी कारण सामने वाला वक्त है मेरे से डिस्टर्ब रहता है। तो अपने स्वभाव संस्कार इतने कड़े वो दिखते नहीं है, दूसरों को बदलने की हम कोशिश करते रहते हैं। जी बिल्कुल। ऐसे एक सिचुएशन है कि आप मान लो ट्रेन में आप जा रहे हो, रात का सफ़र है, आपने सोचा कि मैं रात को अच्छे से नींद करते हुए जाऊँगा, लेकिन ट्रेन में साथ में बाजू में स्लीपर पे कोई बच्चे वाला आ गया, रात भर बच्चे रोते रहे, कोई खर्राटे मारने वाला आ गया। तो समाधान क्या है कि पहली बात तो उनको डरा धमका के चुप करा दो, दूसरा ट्रेन में सफ़र करना छोड़ दो, तीसरा खुद को चेंज कर लो। तो सहज तो ये खुद को बदलो। आजकल तो साधन भी आते हैं, कान में डाल के सो जाओ। तो जितना हो सके अपने आप को बदलेंगे, उतना ही सामने वाला अपने आप को बदलेगा। क्योंकि जो कहते हैं ना कि जो देंगे वो मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, गुस्सा करेंगे तो गुस्सा भी मिलेगा। तो हम जितना अपने आप को थोड़ा सा निर्माणचित वैल्यूज़ को हम अप्लाई करें तो सामने वाला भी अप्लाई करेगा। जी बिल्कुल। और कई बार हम सिचुएशन से भाग जाते हैं या फिर फेस करना नहीं चाहते, तो फेस करने के लिए जो पावर है, जैसे आप झुकने की बात कह रहे हैं, तो
कहाँ पर हमें फेस करना आना चाहिए, कहाँ पर हमें इग्नोर करना आना चाहिए, या परिस्थिति को देखते हुए भी थोड़ा हम इग्नोर करके चले जाए, ऐसे कैसे पता चलेगा हमको? इग्नोर नहीं कर सकते, फेस करना है, सामना करना है, तो उसके लिए विल पावर चाहिए। और विल पावर आएगी केवल परमात्मा से, दुनिया में और कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। इसलिए हम गीत भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारा मन का विश्वास कमज़ोर हो गया। मन कमज़ोर होने के कारण जो वैल्यूज़ है हम उनको प्रैक्टिकल में अप्लाई नहीं कर पा रहे। जब मन में ताकत आती है, भगवान से शक्तियाँ मिलती है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेज आते हैं। और जब चेंजेज आते हैं तो सामने वाले को कुछ ऐसा लगता है कोई जादू हो गया, कुछ परिवर्तन हो गया। तो वो चेंजेज ही हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं जी। चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे और भी फील्ड में हम आगे जाना चाहते हो। तो आपने देखा हो वैल्यूज़ के कारण ही आगे बढ़ता है। जी। तो बदलाव और वैल्यूज़ को अपनाने में और एक्सेप्ट करने में कई बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम 2-3 दिन कोशिश करते हैं, होता नहीं है, फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा कोई फार्मूला है कि मतलब हम कोशिश करें और आ जाए? नहीं, छोड़ देते हैं मतलब हार नहीं मानना चाहिए। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना चाहिए। छोड़ दिया कोई बात नहीं, तो वापस पकड़ भी तो सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं एक बार आपने छोड़े दोबारा नहीं आएगा। जी। मान लो आपने गुस्सा, आप पहले एक दिन में 10 बार गुस्सा करते थे, लेकिन आपने ठान लिया कि मुझे नहीं करना, लेकिन 10 बजे के बजाय आपने 5 बार आने लगा, फिर 4 बार आने लगा। तो उसकी जो क्वांटिटी आप कम करते जाओ, ओके, है ना। कम करते 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 एकदम आके स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करो मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, चलो छोड़ो फिर गुस्सा ही कर लो, इससे अच्छा नहीं तो उससे तो नुकसान ही है अपना। तो हमें कोई भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए एकदम से कोई छूटती नहीं है, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करते जाए। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो हमने शुरुआत कैसे की सिगरेट पीने की? पहले 1 पी, फिर 2 पी, फिर 3 पी, ऐसे पीते हैं। तो उसको छोड़ने की भी शुरुआत ही ऐसे होता है कि धीरे धीरे छोड़ते जाए। 10 पीता है कोई आदमी, 10 से 8 पे आए, 6 पे आए, 5 पे आए, धीरे धीरे करके वो चीज़ें छूटती है। जी बिल्कुल। जैसे आप आलस्य अलवेलापन के बारे में बात कर रहे थे, तो स्टूडेंट्स हैं या फिर मोबाइल एडिक्टेड हैं, वो चाहते हैं कि जल्दी सो जाने के लिए, फिर जल्दी नहीं सो पाते, और सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना है, नहीं हो पाता है, तो गिल्ट में चले जाते हैं, फिर परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं स्टूडेंट को यही करना चाहता हूँ कि मोबाइल जब देखते हैं, रील्स का कहा जाता है एल्गोरिदम जी। एक बार हम सोचते हैं कि एक बार देख लें तो फिर सो जाएंगे, जैसे ही देखने लग जाते हैं उससे कनेक्टेड इतनी सारी रील आती है कि हम देखते रहते हैं, कब 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, पता नहीं पड़ता है, और उसके कारण हम लेट उठते हैं। तो मैं स्टूडेंट को यही करना कि जो मोबाइल में आप जो भी देखना चाहते हो भले देखो, लेकिन उस चीज़ को आप सुबह उठ के भी देख सकते हैं। जी। आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आप रात को 8 बजे बाद मोबाइल बंद कर दो, क्योंकि उसकी जो रेज निकलती है वो माइंड पे इफेक्ट करती है। आप मोबाइल बंद करके फिर सोएंगे तो उसके 1 घंटे बाद नींद आती है, उसका असर रहता है माइंड के ऊपर। तो उसको आप 8 बजे से अगर आपने बंद कर दिया, कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप सो जाइए। आप 9 बजे 10 बजे भी आप सोएंगे, 10:30 बजे, तो सुबह आप जल्दी उठेंगे। सबसे मेन चीज़ जो जीवन में प्रॉब्लम आती है वो यही कि हम जल्दी नहीं उठते हैं। दिनचर्या जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल में आजकल क्या हो गया, केवल स्टाइल बची है, लाइफ कहते हैं स्टाइल मारते हैं, तो वो हो गया। इसलिए 50% जीवन में प्रॉब्लम इसलिए आती है, हम लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। तो हम जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी 8 घंटा नींद पूरी नहीं, तो इसी ने टेंशन लेते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने कहा कि 8 घंटा जरूर नहीं है। हम 6 घंटा 7 घंटा भी नींद लेते हैं तो हमारे लिए वो सफिशेंट है। ज़्यादा सोएंगे तो हेल्थ पे नुकसान होता है। जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, उसको रात भर चार्ज करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाएगी। तो आप ज़्यादा सोएंगे तो आपकी शरीर की बैटरी डाउन होने लग जाती है। तो लिमिट होना चाहिए सोने की भी। जी। तो अभी हम अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं, तो कोई प्रैक्टिकल सलाह देना चाहेंगे उन श्रोताओं को जो बदलाव करना चाहते हैं लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे? प्रैक्टिकल तो यही है कि वो मेडिटेशन पे फोकस करें। मेडिटेशन फोकस करें। अभी हमने योगा डे किया सबने, तो बहुत अच्छे से लोगों ने जोश और जुनून से योगा किया, लेकिन वो जो योगा हमने किया वो सब फिजिकल योगा है जी। फिजिकल योगा जो हम करते हैं उससे फिजिकली ही फायदा होता है, मेंटली नहीं होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है वहाँ पे फिजिकल योगा काम नहीं आता है। समझो आप जॉब करते हैं, आप लेट हो गए किसी कारण से, और आपका बॉस आपको डांट रहा है, या स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेज में आप गए या स्कूल में गए, आपका टीचर्स आपको डांट लगा रहा है, तो उस टाइम कौन सा योग करेंगे? उनके सामने अनुलोम विलोम करेंगे, कपालभाति करेंगे, तो माहौल और ही बिगड़ जाएगा। तो ये योग हर जगह काम नहीं आता है। तो ये जो योग है, जो राजयोग मेडिटेशन यहाँ पे सिखाया जाता है, ये हर जगह काम आता है, क्योंकि सिचुएशन को सामना करने के लिए गंभीर आसन चाहिए।
जी है ना, उसके लिए मुस्कासन चाहिए। अगर आपका चेहरे पर मुस्कासन हो ना, हैं, धैर्य आसन चाहिए। तो जितना धैर्यता होगी, गंभीरता होगी, लोग फेस रीडिंग करते हैं, उतना ही आप सिचुएशन को सामना पड़े, क्योंकि सिचुएशन को सामना करने के लिए इनर पावर चाहिए। वहाँ पे ये अनुलोम विलोम, कपालभाति, भुजंगासन ये कुछ नहीं चलते हैं। ये शरीर के लिए जरूरी ये शरीर के लिए जरूरी है। आज मान लो घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे और आप उनके सामने बैठ जाओ, कपालभाति अनुलोम विलोम करने, तो झगड़ा कम थोड़ी होगा, बढ़ेगा और ज्यादा, उसको और ज्यादा इरिटेशन होगा। उस टाइम आप स्माइल देंगे और थोड़ा धैर्यता से उसकी बात सुनेंगे। वैल्यूज को आप जितना अंदर से इनर पावर डेवलप करेंगे तो सिचुएशन बहुत जल्दी हैंडल हो जाएगी। जी बिल्कुल, मतलब मेडिटेशन, राजयोग और योगा जी, दोनों जरूरी है, लेकिन राजयोग फिजिकल योगा और मेंटल योगा, दोनों। क्योंकि गुस्सा, स्ट्रेस, डिप्रेशन वो कहाँ आता है? पेट में आता है, दिल में आता है, दिमाग में आता है, माइंड में आता है। तो ठीक माइंड को करना है। जी जी, है ना, तो माइंड ठीक है तो सारा ठीक है। जी बिल्कुल। तो मेडिटेशन ज़रूर करें। बदलाव के जो पहला चरण है वो मेडिटेशन ही है, आप जी, कहना चाहते हैं। तो बिल्कुल भाई जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए। यूं तो आप शांतिवन में रहते हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद या सालों के बाद, मैं कह सकती हूँ ईयर्स के बाद आप यहाँ पर पधारे, हमारे श्रोताओं के साथ आपने मुलाकात की। और अक्सर आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं उन्हें प्रेरित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं। आज आप हमारे स्टूडियोज़ में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया, और साथ साथ श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरी बातों को सुना होगा और कुछ अपने जीवन में चेंजेज लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो उनसे यही अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी हमारे ब्रांचेज है सेंटर, वहाँ पे जाएं और 5-10 मिनट का मेडिटेशन का अभ्यास करें। मुझे विश्वास है कि जो भी वो चेंज लेके आना चाहते हैं लाइफ के अंदर, वो ज़रूर चेंज होगा। जी, ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते। नमस्ते। दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।